हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जहां पर मैं आपकी प्रिपरेशन, आपकी सिलेक्शन बनती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग डी ट्रिपल एस बी के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चंस आप लोगों के बीपीएससी टीआरई 4, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस और आप लोगों के सुपर टेट, इन सारे एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम वाले क्वेश्चंस है जो एग्जाम के अंदर में पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही सुंदर सा कोट आप लोग मुझे बताइएगा कि आप कितना एग्री करते हो इस बात से। आस्क योर सेल्फ इफ यू आर डूइंग टूडे इज गेटिंग यू क्लोजर टू व्हाट यू वांट टू बी टुमारो। क्या आज जो आप कर रहे हो, ठीक है, वो चीज आपको कल जो चाहिए उसके क्लोज लेकर जा रही है या नहीं। तो आप देखिए यहां पर में, आप आज पढ़ाई कर रहे हो, आज आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, इनके कंसेप्ट को समझ रहे हो, तो ये चीज आपको जो चाहिए ना उसके क्लोज लेकर जा रही है। आप गेम खेल रहे हो, ठीक है, आप इंस्टाग्राम के ऊपर में बस मीम्स देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, क्या वो चीज आपको आपके सपनों की तरफ में आगे लेकर जा रही है? नहीं लेकर जा रही। तो ये चीजों, जब भी कोई काम कर रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो, उसमें ये चीज को जरूर देखिएगा। आप लोग कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से, बताइए। अगर आपने हर जगह पे ये सवाल लगाना स्टार्ट कर दिया तो आप अपने आप को अपने सपनों की तरफ में एक एक कदम एक एक कदम एक एक कदम आगे बढ़ता हुआ देखने लग जाओगे आप लोग। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहां पर में आगे बढ़ते हैं हमारे जो है क्वेश्चंस की तरफ में। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? जल्दी बताइए। डी में ये आया हुआ क्वेश्चन है 27 नवंबर 2021 को शिफ्ट 1 में। तो भारत के संविधान के अंदर में पार्ट्स का या फिर जो भाग है इनका मतलब क्या है? देखिए, जैसे हमारे कोई बुक होती है उसके अंदर में चैप्टर्स होते हैं ना, अलग अलग चैप्टर्स में बांटा हुआ होता है पूरी की पूरी बुक को, बिल्कुल वैसे ही हमारे संविधान को अभी, ठीक है, पहले 22 पार्ट थे, 22 भाग थे। आज के समय में कितने भाग है? 25 है। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने भाग हुआ करते थे? ये क्वेश्चन एक और बन गया आपका। लीजिए, एक क्वेश्चन बन गया आपका कि कितने भाग थे ओरिजिनल संविधान में और प्रेजेंट में कितने पार्ट्स है, कितने चैप्टर्स है, ऐसा समझ लीजिए आप लोग। ओके, तो ऐसे अलग अलग चैप्टर्स है। तो सिटीजनशिप जो है, नागरिकता, ये भाग नंबर 2 में दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको यहां पर में दिया गया, भाग नंबर 2 में। पहला वाला जो भाग है वो डील करता है भारत का नाम और उसकी टेरिटरी, मतलब उसका एरिया जो है उससे डील करता है पूरा का पूरा। भाग नंबर 2 डील करता है भारत के नागरिकता से रिलेटेड कि कौन भारत का नागरिक होगा, कौन नहीं होगा। भाग नंबर 3 जो है ये फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार से डील करता है। भाग नंबर 4 डीपीएसपी से डील करता है। भाग नंबर 4 ए जो बाद में जोड़ा गया वो मौलिक कर्तव्य से डील करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज। भाग नंबर 5 केंद्र सरकार से डील करता है। भाग नंबर 6 राज्य की जो पूरी सरकार है और उसका जो ढांचा है उससे डील करता है। तो इस तरीके से अलग अलग जो है फ्रेंड्स हमारे संविधान के अंदर में पार्ट्स है। ठीक है, तो टोटल 25 पार्ट्स है, ये याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागरिकता मतलब सेकंड नंबर का पार्ट। याद रहेगा आपको, लिख दो सभी लोग। ठीक है, अगर लिख सकते हो तो ये पहले 4 भी लिख दो जो मैंने अभी आपको बताया। पहला भारत, और भारत का नाम और उसकी टेरिटरी। ठीक है, दूसरा नागरिकता, तीसरा फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार, चौथा डीपीएसपी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको जो है आप लोग नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं। ये पूरी की पूरी लिस्ट अगर आपको चाहिए तो टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका डी ट्रिपल एस बी टीजीटी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन। इसमें बोला गया कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाला जो है वो सही है। अब ध्यान से समझिएगा आप लोग, कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है, निगम कर, राज्य सरकार की सूची में आता है, जनगणना संघ सूची में आती है। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? अब ये चीज क्या है ये भी समझा देता हूं मैं आप लोगों को डिटेल में, ताकि आप लोग इसको समझ सके। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से यहां पर में इस पर्टिकुलर पॉइंट की, ठीक है, तो सेंसस जो है, जो हमारी जनगणना है, ठीक है, ये हमारे भारत के संघ सूची के अंदर में आती है, यूनियन लिस्ट के अंदर में आती है। अब इसका मतलब क्या है ये समझिए आप लोग। हमारे भारत के अंदर में जो है 12 शेड्यूल है, 12 सूचियां दी गई है ऐसे लास्ट में, संविधान के लास्ट में। ठीक है, तो ऐसी ही एक सूची है जिसको हम लोग बोलते हैं 7वें नंबर की सूची, 7वें शेड्यूल। 7वें नंबर की अनुसूची के अंदर में ऐसा बोला गया है कि हमारे भारत के जितने भी काम है भारत के अंदर में, ठीक है, उनको 3 सूचियों में बांटा जाएगा। एक होंगी संघ की, मतलब केंद्र सरकार की सूची,
ठीक है, केंद्र सरकार के काम 1 2 3 4 इस तरीके से पूरे 100 काम है। ठीक है, राज्य सरकार के काम, ठीक है, 61 काम है राज्य सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट के। और एक है कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट, कॉन्करेंट को आप लोग बोलते हो समवर्ती। ठीक है, समवर्ती सूची। अभी जो समवर्ती सूची है इसके अंदर में आप लोगों को 52 काम मिलेंगे। समवर्ती सूची का मतलब होता है जिसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों भी कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, ठीक है, दोनों कानून बना सकते हैं उसके ऊपर में। पहले ये राज्य सूची में आता था, लेकिन उसको बाद में संविधान संशोधन से 42वें संविधान संशोधन से समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो सेंसस का काम जो है, ठीक है, मान लीजिए कि आपको अगर ये करवाना है, आप लोगों ने जनगणना करवानी है, तो केंद्र सरकार करवाती है जनगणना। ठीक है, तो जनगणना किसके अंदर में आता है? संघ के अंदर में आता है। ओके, लेकिन अब यहां पर मैं आप लोग देखिए कि कॉर्पोरेशन टैक्स या निगम कर जो है, कॉर्पोरेशन टैक्स, ये एज सच इसको राज्य की सूची के अंदर में कहीं पे भी रखा नहीं गया है। राज्य की सूची के अंदर में दो ये जो पंचायतें हैं और बाकी सारे जो चीजें हैं ना, पंचायत, लोकल गवर्नमेंट, उसके कामकाज आते हैं राज्य सरकार के अंदर में। लेकिन जो कॉर्पोरेशन जो टैक्स लगाती है, जो निगम टैक्स लगाती है आप लोगों की, ठीक है, वो टैक्स एज सच स्टेट लिस्ट के अंदर में कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है वो। ठीक है, वो स्टेट के अंदर में जो अलग अलग कॉर्पोरेशन है, ठीक है, वो अपना टैक्स खुद डिसाइड करती है, राज्य सरकार उसको डिसाइड नहीं करती। ठीक है, चलिए, तो यहां पर में आप लोगों का क्या होगा? ओनली 2। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ओनली 2। यहां पर मैं आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि पहले 97 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, अभी 100 सब्जेक्ट्स है। ठीक है, उसके बाद में यहां पर मैं आप लोग देख सकते हो स्टेट लिस्ट के अंदर में 61 सब्जेक्ट्स है। ठीक है, और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में 52। एजुकेशन, फॉरेस्ट, ये किसके अंदर में आते हैं? जल्दी से बताइए आप लोग, कौन से वाले लिस्ट के अंदर में आते हैं? आप जल्दी से कमेंट करके बता देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ पर में भारत में संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? देखो ध्यान से समझना, अगर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की जाए, यूपीएससी की, तो इसके सदस्य और इनके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, देश के जो भी प्रेसिडेंट होंगे वो करेंगे। ठीक है, अगर कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, मतलब किसी राज्य का पब्लिक सर्विस कमीशन, आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे आप सभी के सभी। पहले जल्दी से कमेंट कर दीजिए यहां पर में, आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो? अपना अपना राज्य लिख दीजिए जल्दी जल्दी से। ओके, तो अगर कोई राज्य है तो वो राज्य का राज्यपाल जो रहेगा वो नियुक्त करेगा। राज्यपाल का मतलब होता है गवर्नर। ठीक है, और आपके गवर्नर कौन है ये भी बता दीजिएगा अगर आपको याद आ रहा है तो। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर में गवर्नर करता है। लेकिन अगर ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ज्वाइंट का मतलब होता है कि 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन है जो काम कर रहा है। ठीक है, तो उस केस के अंदर में कौन से राज्य का गवर्नर फिर नियुक्त करे, ये सवाल आ जाता है। ठीक है, 2 राज्य या 2 से ज्यादा राज्य है, अगर उनके लिए एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन है, कोई एक अकेला कोई एक राज्य के गवर्नर को कैसे अधिकार दे दे हम उसका? तो इस केस के अंदर में ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जब होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए एक ही कमीशन काम कर रहा होता है ना, ठीक है, उस केस के अंदर में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि उनके अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति करे। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, चलिए, तो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जब होता है तो राष्ट्रपति इसके सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। आप लोग जो है अपने अपने कौन कौन से राज्यों से आप बिलोंग कर रहे हो और इसके अलावा गवर्नर कौन है ये भी आप लोग बताते जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। हमारे आपको बताना है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। ठीक है, तो बिहार का शोक जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये कहा जाता है, ठीक है, कोसी नदी को। ठीक है, एक्चुअल में ये नेपाल के पहाड़ी इलाकों से निकलकर आती है। जब भी नेपाल ज्यादा पानी छोड़ देता है, ठीक है, नेपाल पानी अगर ज्यादा छोड़ देता है ना, तो ये इसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। पूरा का पूरा डिपेंड करता है नेपाल के ऊपर में। नेपाल अपने आप को बचाने के लिए वहां पर में बाढ़ जैसी स्थिति ना बने तो वो पानी छोड़ देता है। ठीक है, इधर में तो हमें क्या चाहिए ना, हमें ये चाहिए कि हम यहाँ पर में लिंकिंग प्रोजेक्ट लिंक बनाए, ताकि अगर कभी भी नेपाल ज्यादा पानी छोड़े तो हम हमारी लिंक्स के थ्रू पानी को डाइवर्सिफाई कर सके, पानी को अलग अलग दिशाओं में भेज सके। ओके, ये बनाने की जरूरत है, लेकिन उसमें खर्च बहुत आएगा और बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। और विल पावर, पॉलिटिकल विल पावर भी चाहिए उसके अंदर में कि भाई नहीं, हमें ये काम करना है। तो इस तरीके से अगर काम कर दिया जाए तो वो हो सकता है। तो कोसी नदी जो है इसको बिहार का शोक कहा जाता है, ये याद रख लेना है आप सभी लोगों ने। और ये बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर में आ चुका है क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ओके, अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही जितनी भी एग्जाम्स हो आप लोगों की, उनके सारे के सारे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूं, ठीक है, और आपको ये सारे जो क्वेश्चन करवा रहा हूं इसकी टेस्ट भी उपलब्ध करवा दूं मैं, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे,
जितने भी बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सबसे पहले तो, और उसके बाद में चैनल इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग, ओके, ताकि ऐसे ही मोटिवेशन के साथ में मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें आप लोगों को करवा दूं। तो सेशन को लाइक जरूर कर देंगे आप सभी जितने भी बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर में, और लाइक करने के बाद में हाथ ऊपर जरूर कर दीजिएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जवाहर सुरंग नामक जो सड़क सुरंग है वो कौन से दर्रे के बीच में, दर्रे के नीचे बनाई गई है, ठीक है। दर्रे का मतलब ही होता है पास, पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है, तो एक आध बीच में पहाड़ आ गया तो उस पहाड़ को खोदकर जो है जवाहर सुरंग बना दी गई। और ये सेशन आप अच्छे से भी देखिए पूरा, क्योंकि जब ये क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चन आएंगे ना, तब मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर भी करवाऊंगा, तो आप लोग मोटिवेटेड फील कर सकते हो कि देखिए आप लोग, आपको सारे क्वेश्चंस जम रहे हैं। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, जवाहर सुरंग जो है ये आप लोगों को जम्मू कश्मीर के अंदर में मिलेंगी, वहां पर में बनिहाल दर्रा है, ठीक है, बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा जो है ना, उसके अंदर में, बनिहाल दर्रे के अंदर में आपको यहाँ पर में, ठीक है, जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए, जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए बनिहाल दर्रा पड़ता है, और बनिहाल दर्रे के बीच में जवाहर सुरंग बनाई गई है। 2.85 किलोमीटर की ये टनल है, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, और बनिहाल दर्रे के ऊपर में स्थित है, ओके। तो बनिहाल दर्रा सबसे पहली बात तो किसको जोड़ता है, जम्मू को, ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, जम्मू कश्मीर में जम्मू को, ठीक है, श्रीनगर से जोड़ता है जो कश्मीर के अंदर में है, ठीक है। अगर बनिहाल दर्रा ना हो तो जम्मू और श्रीनगर के बीच में रास्ता जो है बड़ा कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो जम्मू और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है, कौन सा पास, मतलब पहाड़ों के बीच में जो रास्ता होता है ना, उसको दर्रा कहा जाता है, ओके। तो बनिहाल दर्रा, जब, अच्छा बनिहाल दर्रा कहां पर में है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन से राज्य में है या यूनियन टेरिटरी में है, तो जम्मू कश्मीर में है, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। इसके अलावा अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए शिपकिला कहां पर में, हिमाचल प्रदेश के अंदर में, बड़ा ही फेमस है क्वेश्चन, ओके। तो प्लीज इसको भी याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। ये पूरी की पूरी जो है मैं लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड भी करवा दूंगा, ओके, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों ने। चांगला कहां पर में है, तो ये याद रखिएगा लद्दाख के अंदर में लोकेटेड है चांगला दर्रा, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, चांगला दर्रा कहां पर में लोकेटेड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग और भी जो इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स है उनको देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर में विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर में स्थित है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर, और आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां पर में, ये भी आप बता दीजिएगा मुझे, ठीक है, आईएमएफ का भी बता दीजिएगा। चलिए लाइक्स की संख्या बढ़ती जा रही है यहाँ पर में, बच्चे कंटिन्यूअसली चैनल को सब्सक्राइब भी करते जा रहे हैं, जितने भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को ये चीज पसंद आ रही है, ये जानकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, और आपका रिस्पॉन्स जो है ये मोटिवेट कर रहा है कि ऐसे ही आप लोगों के लिए मेहनत करते जाए हम लोग। तो वॉशिंगटन जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को वॉशिंगटन डीसी के अंदर में आपको मिल जाएगा, ठीक है, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के अंदर में विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है, और आईएमएफ का हेडक्वार्टर भी यहीं पे है, आईएमएफ का, ठीक है। इन दोनों को, आईएमएफ को और वर्ल्ड बैंक को मिलाकर आप क्या बोलते हो, ब्रेटन वुड सिस्टर कहा जाता है, ब्रेटन वुड सिस्टर्स, ठीक है, ब्रेटन ब्रेटन वुड सिस्टर्स कहा जाता है इनको। एक्चुअली क्या हुआ ना कि ब्रेटन वुड के अंदर में 1944-45 के अंदर में एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है, ब्रेटन वुड के अंदर में। तो उसी सम्मेलन के अंदर में आईएमएफ का भी गठन की बात की गई थी, और विश्व बैंक के गठन की भी बात की गई थी। इसी वजह से इनको सिस्टर्स कहा जाता है कि एक साथ इनका जन्म हुआ, जुड़वा, ट्विंस कहा जाता है, कि ब्रेटन वुड के अंदर, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के अंदर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, आईएमएफ का और विश्व बैंक का, और दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन के अंदर में, ठीक है। ये भी याद रखना है, ब्रेटन वुड सिस्टर्स किसको कहा जाता है, या ब्रेटन वुड ट्विंस किसको कहा जाता है, क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछते हैं आपसे। ये देख लीजिए आप लोग, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर के लिए कितनी सारी जगहों पे क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, आपको बताना है कि 1857 की रिवोल्ट से रिलेटेड कौन सा वाला पॉइंट सही नहीं है। आंसर कर दीजिए जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी। थैंक यू वेरी मच फॉर 500+ लाइक्स फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया। जिन बच्चों ने भी कर दिया हाथ ऊपर कर देंगे एक बार। तो देखिए यहाँ पर मैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में बात करेंगे। इट वाज नोन एज द सेकंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या इसको द्वितीय युद्ध के रूप में जाना जाता था भारत की? नहीं, इसको भारत के आजादी का पहला युद्ध कहा गया है, फर्स्ट, ना कि सेकंड। ओके, तो ये गलत हो गया। किसने कहा था पहला युद्ध, आजादी का पहला युद्ध? ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था।
ये युद्ध 13 मई को स्टार्ट हुआ बोल रहा है, नहीं गलत, 13 मई को नहीं हुआ था, ये 10 मई को स्टार्ट हुआ था। इसकी आधिकारिक जो डेट मानी जाती है वो 10 मई मानी जाती है, तो ये दूसरा वाला भी गलत है आपका। इसकी इसकी शुरुआत हुई थी मेरठ से, बिल्कुल सही बात है, 10 मई को मेरठ के अंदर में इसकी शुरुआत हुई थी, ये बिल्कुल सही है। तो क्या आंसर हम लगाते हैं यहां पर में ओनली 3, जो कि दिया भी नहीं ऑप्शन में, नहीं। यहां पर मैं आप लोगों से कौन सा वाला इनकरेक्ट है पूछा गया था, कौन सा वाला सही नहीं है, तो पहला और दूसरा सही नहीं है, इसी वजह से आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये समझ में आया? आपसे सही नहीं वाला पूछा गया था, सही नहीं है। ओके, कितने लोगों ने सही आंसर लगा, यहां पर मैं उनका करेक्ट हुआ है आंसर, बी आंसर लगाया है उन लोगों ने सही से, मतलब देखा है उन्होंने अच्छे से। ठीक है, तो आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ रहा होगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में, और ये एक्चुअल क्वेश्चन है आपका 23 मार्च 2022 को पूछा गया DSSB के अंदर में। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में इसको जाना जाता है फ्रेंड्स, इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था विनायक दामोदर सावरकर ने। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी कौन सी तारीख से, आप लोग लिखेंगे जल्दी से, और कहां से हुई थी ये भी क्वेश्चन लिख दीजिए जल्दी से, ये 2 पॉइंट लिख दीजिए, कहां पर में हुई थी और कौन सी तारीख को हुई थी। लेकिन एक और क्वेश्चन बनता है कि 1857 का जब विद्रोह हुआ तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस समय में, ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ चुका है और कोई भी और भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1857 के विद्रोह के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बाद में जाकर वो ही व्यक्ति वायसराय भी बन गया, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड कैनिंग उस समय में भारत का गवर्नर जनरल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी मार्क कर लीजिए आप लोग, 1857 के विद्रोह के समय में। ठीक है, चलिए, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, DSSB TGT मैथ्स के मेल जनरल शिफ्ट के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, बताइए जल्दी से, जनरल सेक्शन के अंदर में। आपको बता दूं, हमारे भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची के अंदर में 8th शेड्यूल में, ठीक है, 8th शेड्यूल जिसको हम लोग 8वीं अनुसूची भी कहते हैं, ठीक है, इसके अंदर में ओरिजिनली 14 भाषाएं हुआ करती थी। ओरिजिनली कितनी थी और आज कितनी भाषाएं मौजूद है, जल्दी बताइए मुझे, आज के समय में टोटल कितनी भाषाएं हैं, कमेंट के अंदर में आ जाना चाहिए आप लोगों का। ओके, कमेंट में आप लोग आंसर कर दोगे। तो 15वें नंबर पे जो भाषा जोड़ी गई थी, फिर बाद में और जोड़ी गई भाषा है, लेकिन जब 15वें नंबर पे जो भाषा जोड़ी गई थी वो भाषा थी सिंधी भाषा। ठीक है, सिंधी। ओके, इसको जोड़ा गया था, और इसको जोड़ा गया था फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है, 21वें संविधान संशोधन के जरिए 1967 में। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन था, इसके जरिए जोड़ा गया था सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में। और आज के समय में टोटल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, आज के समय में टोटल 22 भाषाएं हैं, ओरिजिनली 14 थी, आज 22 हो गई है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। पहली भाषा जो जोड़ी गई थी बाद में, ठीक है, वो सिंधी भाषा थी, 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची के अंदर में 21वें संविधान संशोधन के जरिए। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये जो है फ्रेंड्स, ये इन भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन के जरिए 1992 में। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथली, इन भाषाओं को जोड़ा गया था 2003 के अंदर में 92वें संविधान संशोधन के जरिए। क्या भोजपुरी भाषा को इसके अंदर में जोड़ा गया? अभी थोड़े दिन पहले क्वेश्चन आया था एक एग्जाम के अंदर में, ठीक है, कि कौन सी वाली भाषा नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन था। ओके, तो ये भी याद रखना आप लोगों ने, भोजपुरी भाषा उसके अंदर में नहीं शामिल है, अभी भी शामिल नहीं है। ठीक है, नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप लोग मार्क करिए। दिल्ली जो है वो पहली बार राजधानी कौन से राज्य की राजधानी के रूप में बनी थी? पहली बार दिल्ली को राजधानी बनाया गया, क्या पृथ्वीराज चौहान के समय में दिल्ली को पहली बार राजधानी बनाया गया था? ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी के समय में, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, या तोमर राजपूतों के समय में? तो देखिए फ्रेंड्स, दिल्ली जो है ये 11वीं शताब्दी के अंदर में पहली बार जो राजधानी बनी थी, ये बनी थी तोमर राजपूतों के समय में। और उसके बाद में चौहान राजपूत, जिसको चमन राजपूत भी कहा जाता है, ठीक है, चाहमन भी बोलते हैं उनको, उनके समय में ये राजधानी बनी। तो सबसे पहले बनी थी तोमर राजपूतों के समय में राजधानी दिल्ली। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी। ठीक है, कितने परसेंट लोगों ने सही आंसर दिया? यहाँ पर में केवल 18% लोगों ने सही आंसर दिया था अब तक। ठीक है, अब जब मैं बता चुका आंसर तब नंबर यहाँ पर में बढ़ रहा है अब धीरे धीरे। ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी, तोमर राजपूतों के समय में ये राजधानी बनी थी। तो पहली बार राजधानी बनी थी तोमर राजपूतों के समय में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, लिख दीजिए सभी के सभी लोग। नाउ यंग बंगाल आंदोलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो गोद लिया हुआ क्वेश्चन है एग्जामिनर का। यंग बंगाल मूवमेंट जो 1826 से 1832 तक चला, कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी, किसने की थी इसकी स्थापना? यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना किसने की थी?
तो यंग बंगाल आंदोलन जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने याद रखना है कि इसकी स्थापना हेनरी विवियन डिरोजियो ने की थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। यंग बंगाल आंदोलन आप सभी के सभी लिख दीजिए, हेनरी विवियन डिरोजियो, ठीक है। कलकत्ता में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। और आप यहाँ पर में ये पूरी की पूरी लिस्ट अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो आप जो है आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, हर एक बच्चा, ठीक है। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा उतना ज्यादा जो है फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में कोशिश करेंगे कि आप लोगों को एप्लीकेशन में, टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में, सारी जगह पे आप लोगों को ये प्रोवाइड भी करवा दें हम लोग, ठीक है। चल, तो ब्राह्मो समाज राजा राममोहन रॉय ने, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करेंगे यंग बंगाल आंदोलन की, तो आप देख सकते हो कि हेनरी लुई विवियन डिरोजियो, ठीक है। ये पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों को मैं यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट, भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत ब्लैंक में खिलाफत की संस्था की रक्षा के लिए भारतीय मुसलमानों की भावनाओं से हुई थी। मतलब कहा के खलीफा की रक्षा के लिए हुई थी। एक्चुअली देखिए, खिलाफत आंदोलन का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि 1919 के अंदर में, ठीक है, खिलाफत आंदोलन भारत में स्टार्ट हुआ। 1919 में जोर पकड़ा था इसने। हुआ क्या था, भारत से बहुत दूर यहाँ पर में एक तुर्की नाम का देश है, ठीक है। यहाँ का जो शासक हुआ करते थे, ठीक है, उन्हीं को खलीफा भी कहा जाता था। जैसे पोप होते हैं ना क्रिश्चियनिटी के अंदर में, पूरे क्रिश्चियन लोगों के सबसे बड़े धार्मिक नेता, वैसे ही खलीफा हुआ करते थे पूरे दुनिया में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता, ठीक है, धार्मिक नेता। तो उनकी जो सत्ता थी या उनकी जो पोस्ट थी, अंग्रेजों ने उसको खत्म करने की कोशिश की थी, उनके अधिकार छीनने की कोशिश की। तो क्या हुआ, पूरे दुनिया भर में जितने भी देश थे, उनके जो मुसलमान थे, उन लोगों ने आंदोलन चलाया था खलीफा की पोस्ट को बचाने के लिए। तो वैसा ही एक आंदोलन भारत में भी हुआ था। तो तुर्की के जो शासक थे, ठीक है, जिनको खलीफा भी कहा जाता था, उनकी संस्था को बचाने के लिए, उनकी जो पोस्ट थी, वो जो खलीफा वाली संस्था बनी हुई थी, उसको खिलाफत की संस्था जो बनी हुई थी, उसको बचाने के लिए खिलाफत आंदोलन भारत में शुरू हुआ था, ठीक है। तो तुर्की के शासक या तुर्की के जो खलीफा थे, उनकी पोस्ट को बचाने के लिए या उनकी संस्था को बचाने के लिए ये चीज हुई थी, ओके। भारत के अंदर में भी खिलाफत आंदोलन, ओके, एक धार्मिक आंदोलन था बेसिकली ये। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये एक्चुअल में देखिए 6 सितंबर 2021 को आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारे भारत के अंदर में जब ये खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, तो हमारे भारत के अंदर में खिलाफत डे कब मनाया गया था? 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत डे के रूप में मनाया गया था। ये याद रखना है आप लोगों ने, खिलाफत डे के रूप में। इसके अलावा भारत में गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। इनका मेन मकसद था गांधी जी का कि भाई हम जो है ये खिलाफत आंदोलन का समर्थन करते हैं। बेसिकली ये चाहते थे कि भारत में, ठीक है, मुस्लिम्स जो है वो कांग्रेस की तरफ में आकर्षित हो, कांग्रेस में जो है मुस्लिम्स भी पार्टिसिपेट करे, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन का गांधी जी ने समर्थन किया था। नाउ, भारत की संविधान सभा की उद्घाटन बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? उद्घाटन बैठक मतलब सबसे पहली जो बैठक थी उसकी। वैसे खलीफा का जो पद है ना फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि स्टार्टिंग से ही इस्लाम की जब उत्पत्ति हुई, ठीक है, 1400 साल पहले, तो हजरत मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु के बाद में, ठीक है, उनके जो सक्सेसर हुए या जो उनके प्रतिनिधि हुए, उनको खलीफा कहा जाता था। तो खलीफा की पोस्ट वहां से चल रही थी, पहले अरब के अंदर में, उसके बाद में धीरे धीरे अलग अलग जगहों पे वो पोस्ट रही, ठीक है। कुछ लोगों ने अपने आप को ही खलीफा घोषित कर दिया। खलीफा का मतलब होता है भगवान का पृथ्वी पर जो है एक दूत या फिर एक तरीके से उनका प्रतिनिधि, ठीक है, खलीफा, ठीक है। तो खलीफा की जो पोस्ट है अलग अलग लोगों के पास में रही। भारत के अंदर में दिल्ली सल्तनत का एक शासक था जिसका नाम था मुबारक खिलजी, ठीक है। उसने खुद को खलीफा घोषित कर दिया था, मुबारक खिलजी, ठीक है। तो भारत में कौन सा शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया था? उसका नाम था मुबारक खिलजी, ठीक है। जो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था मुबारक शाह खिलजी, इसने खुद को खलीफा घोषित कर दिया था, बोला कि मैं ही खलीफा हूं करके। इसने खुद को खलीफुल्ला या खलीफा कहा था, ठीक है। तो भारत की संविधान सभा की उद्घाटन बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। एक्चुअली जब पहली दिन बैठक हुई, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को, तो कोई अध्यक्ष तो था नहीं,
तो सबसे वरिष्ठ या सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, इनको बोला गया कि आप अध्यक्षता कीजिए तब तक जब तक कि कोई नया अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता। बाद में 2 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया इसका। ठीक है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उन्होंने टेम्पररी रूप से अध्यक्षता की थी इसकी। ओके, चलिए, ये बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर में आ चुका है क्वेश्चन, आगे में भी पूछा जा सकता है। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उन्होंने पहले टेम्पररी अध्यक्षता की थी पहले दिन। ठीक है, 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष चुन लिया गया था। फिर और उसके साथ में एच.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया था इसका, संविधान सभा का उपाध्यक्ष। बाद में वीटी कृष्णमाचारी जो थे उनको भी उपाध्यक्ष चुन लिया गया था बाद में। कृष्णमाचारी, वीटी कृष्णमाचारी जो थे इनको भी उपाध्यक्ष चुन लिया गया बाद में, लेकिन ठीक है, चलिए। अच्छा, भारत में संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी वो कौन से मिशन था भारत में जिसकी रिकमेंडेशन पर हुई थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। भारत में संविधान सभा की स्थापना जो है वो हुई थी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। भारत में कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था, 1946 के अंदर में। इस कैबिनेट मिशन प्लान ने क्या किया, अपनी सिफारिश दी कि भारत को अब आजादी देने वाले हैं, तो भारत को आजादी जब देने ही वाले हैं हम, तो क्यों ना भारत की एक संविधान सभा बना दी जाए। तो भारत की संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव किसने दिया था, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, कैबिनेट मिशन प्लान ने दिया था, इसको याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का जो बन सकता है एग्जाम के अंदर में, प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, मतलब एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है। एक ग्रुप बनता है जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है। तो ये निर्वाचक मंडल या जो ग्रुप या कोलेजियम जो है, ठीक है, या कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज, इसमें कौन कौन शामिल होता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए? जितने भी बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि आप लोगों के लिए अलग अलग एग्जाम्स के ऐसे ही आप लोगों के लिए हम लोग वीडियोस लेकर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन दबा देना है और सेशन को लाइक कर देना आप लोगों ने, ताकि आप लोगों के लिए कंटिन्यूअसली वीडियोस आपको मिलती रहे और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे या जो एक्स्ट्रा चीजें आपके लिए लाते हैं वो भी आपको मिलता रहे। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो दो जो है मिलकर करते हैं। भारत की एक तो संसद, ठीक है, भारत में संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों के चुने हुए सदस्य, ठीक है, चुने हुए, नॉमिनेटेड वाले नहीं, चुने हुए सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के, और राज्य की विधानसभा, राज्य की विधानसभा, विधान सभा जो है, और साथ में दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभाएं भी आ जाती है इसके अंदर में। ठीक है, तो राज्य की विधानसभा के चुने हुए सदस्य, तो लोकसभा राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, और विधानसभा, विधान परिषद नहीं है, विधानसभा। तो यहां पर में सबसे क्लोजेस्ट आंसर कौन सा हो रहा है आप लोगों का, जल्दी से बताइए आप लोग। सबसे क्लोजेस्ट आंसर आप लोगों को कौन सा दिख रहा है यहां पर में? जी, तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है ना कि हमारे भारत के अंदर में केवल 6 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो वहां पर में केवल विधानसभा ही है। और विधानसभा जो है, इसी वजह से वहां की जो विधान सभा है उसी को विधानमंडल भी बोल दिया जाता है, क्योंकि एक ही है वहां पर में, विधानसभा ही है, विधान परिषद है ही नहीं। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, और स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब कि स्टेट की जो विधानसभा है उसके इलेक्टेड मेंबर जो है वो मिलकर करते हैं इसका। लेकिन एक चीज याद रखना है कि काउंसिल या जो 6 राज्य जिनमें विधान परिषद भी है उनका इसमें कोई योगदान नहीं होता है। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हो कौन कौन से 6 राज्य है जहां पर में विधान परिषद भी है? क्या आप बता सकते हैं आप मुझे? देखते कितने लोग यहाँ पर में आंसर कर पाते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, कि विधान परिषद कौन कौन से राज्यों के अंदर में मौजूद है, बताइए। तो देखिए 6 राज्य है जहां पर में विधान परिषद है। ओके, एक एक करके हम लोग इसको देख लेंगे। तो यूपी के अंदर में है, ठीक है, यूपी में, ठीक है, बिहार के अंदर में है, ओके,
महाराष्ट्र में है, ठीक है, कर्नाटक के अंदर में है, तेलंगाना में है और आंध्र प्रदेश के अंदर में है। ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर में विधान परिषद है, विधानसभा के साथ में, मतलब वहां विधानसभा भी है, ठीक है, विधान सभा प्लस विधान परिषद है वहां पर में, विधान परिषद। ओके, अब ये विधान परिषद जो है ना, इसमें इनडायरेक्टली चुने जाते हैं लोग, डायरेक्टली नहीं चुने जाते, इसी वजह से इसके लोगों को यहां पर में राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो कौन से 6 राज्य जल्दी जल्दी से लिख देंगे आप सभी के सभी। तो भारत के ये DSSB TGT के अंदर में आ चुका है ये क्वेश्चन आप लोगों का। ओके, और आपको बता दूं कि भारत के अंदर में जो राष्ट्रपति का चुनाव है, ठीक है, वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो सिस्टम है उसके जरिए किया जाता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का मतलब होता है कि जितने भी लोग चुनाव में खड़े हुए आपको उनको प्रेफरेंस देना होता है। मान लो कि 3 लोग खड़े A B C, तो आप मान लेते हैं कि B को पहला प्रेफरेंस देना चाहते हो, A को दूसरा और C को तीसरा, तो इस तरीके से आपको सबको वोट देना होता है प्रेफरेंस के हिसाब से, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बोला जाता है इसको, ठीक है, रैंकिंग देनी होती है आपको इसमें। ओके, तो प्रेसिडेंट का चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के जरिए होता है, जिसको हरे प्रणाली भी बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज है कि हमारे भारत के अभी राष्ट्रपति कौन है और कौन से नंबर के राष्ट्रपति है ये बता देंगे मुझे, ठीक है। इसको एकल संक्रमण मत प्रणाली भी बोलते हैं आप लोग। ओके, एकल हस्तांतरणीय वोट सिस्टम या फिर एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, दोनों नाम से इसको जाना जाता है हिंदी के अंदर में। भारत के अभी राष्ट्रपति कौन है और कितने नंबर के हैं ये भी बता देंगे आप लोग। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची कुछ राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन का प्रावधान करती है, निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेख उस सूची में नहीं है। देखिए, भारत के संविधान के अंदर में आपको मैंने बताया कि 12 अनुसूचियां है, ठीक है। कितनी अनुसूची है भारत के संविधान के अंदर में? 12 अनुसूचियां, ठीक है, अनुसूचियां है भारत के संविधान के अंदर में, ठीक है। उनमें से जो 6वें नंबर की जो अनुसूची है, ठीक है, उसके अंदर में 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है नॉर्थ ईस्ट के, ATMM ऐसे याद रख सकते हो आप उसमें। ए से है असम, ठीक है, टी से त्रिपुरा, ठीक है, एम से मेघालय, और एम से है मिजोरम। अब आप लोग इसको एलिमिनेट करके आंसर लगा सकते हो। बताइए मुझे जल्दी से कि कौन सा वाला राज्य नहीं है 6वीं अनुसूची के अंदर में। मैंने आपको चारों राज्य बता दिए जो 6वीं अनुसूची के अंदर में। अब तो हर बच्चे ने आंसर लगाना चाहिए, हर एक स्टूडेंट यहां पर में आंसर लगा सकता है अभी। अब मैंने जब आपको बता ही दिया पूरा का चारों के चारों राज्य बता दिए, ठीक है, तो आप बताइए आंसर क्या होगा। कमेंट में आंसर लिखिए ताकि आपका माइंड जो है थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करे और वो आंसर लगाए, ठीक है, एग्जाम के अंदर में भी। तो अरुणाचल प्रदेश इसके अंदर में शामिल नहीं है। ओके, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ATMM ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो। ओके, और ये एक्चुअल में आ चुका है 6 सितंबर 2021 को शिफ्ट नंबर 3 के अंदर में पेपर क्वेश्चन, आगे में भी पूछा जा सकता है। ओके, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हाथ ऊपर करके जरूर बता देंगे मुझे जल्दी जल्दी से। तो 6ठी अनुसूची में 4 जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र आते हैं, 4 राज्यों के, ATMM, ठीक है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ओके, तो ये 12 की 12 अनुसूचियां अगर आपको चाहिए तो टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना है आप लोगों ने। टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के अंदर में आप लोगों को मिल जाएगा। DSSB के जितने भी बच्चे हैं जो DSSB की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने DSSB के सारे क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों को ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा दिए हैं। आपको क्या करना है, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे जाना है, वहां पर में फ्री कंटेंट का एक फोल्डर है, पहले ही होम पर ही, मतलब पहले ही पेज पर ऐप के फ्री कंटेंट का ऑप्शन है, उसमें आप जाओगे तो वहां पर मैं आपको सारे के सारे फ्री कंटेंट मिल जाएंगे। तो DSSB वाला जो कोर्स है, फ्री कोर्स है, उसमें जाना है आपने, उसमें ज्वाइन हो जाना है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। तो जो बच्चे DSSB की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग उसके अंदर में जरूर जुड़ सकते हैं। उसमें भी उसी के अंदर में हम ये सारा डाल भी देंगे आप लोगों के लिए। नाउ, आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के किस भाग में निहित है? आपातकालीन प्रावधान, ओके, तो इमरजेंसी प्रोविजन की अगर हम लोग बात करें तो हमारे भारत के अंदर में पार्ट की बात हो रही है, तो मैंने आपको बताया कि टोटल 25 पार्ट है हमारे भारत के संविधान में। आज ओरिजिनली कितने भाग हुआ करते थे ये भी बता दीजिए मुझे, स्टार्टिंग में बताया मैंने आपको, ठीक है। तो भारत के संविधान का भाग नंबर 18 जो है, ये क्या करता है, ये बात करता है कि हमारे भारत में अगर आपातकालीन स्थिति आ जाती है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तो किस तरीके से हम लोग एक्ट करेंगे। ओके, तो भाग नंबर 18 में दिया गया है, पार्ट 18 में DSSB LDC ऑफिशियल पेपर के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन आपका। ओरिजिनली भारत के संविधान में 22 भाग थे,
ठीक है, और अब 25 भाग है। तो उसमें से जो 18वें नंबर का भाग है, पार्ट नंबर 18, इसमें इमरजेंसी प्रावधान दिए गए, ये आप लोगों ने याद रखना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो इस तरीके से आप यहाँ पर में देख सकते हो कि आपातकाल के जो उपबंध है, आपातकाल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, आर्टिकल नंबर 352 से 360 तक के आर्टिकल जो है, ये आपातकालीन जो उपबंध या इमरजेंसी प्रोविजन है उससे रिलेटेड है। ठीक है, हमारे भारत के अंदर में जो आपातकालीन स्थितियां है या जो आपातकाल का जो प्रावधान है, इमरजेंसी का प्रावधान, वो लिया गया है जर्मनी के संविधान से, ये भी आप लोग याद रखोगे। आर्टिकल नंबर 352 ये बात करता है नेशनल इमरजेंसी की, राष्ट्रीय आपातकाल। अगर देश के ऊपर में कोई हमला हो जाए या हमारे भारत के अंदर में कोई इंटरनल रिबेलियन हो जाए, सारे लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो जाए एकदम से, ठीक है, अराजकता फैलाने के लिए, तो उस केस में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इसके अलावा 356, आर्टिकल नंबर 356, कोई राज्य ऐसा है जहां पर कोई सरकार नहीं बन रही या राज्य सरकार संविधान के खिलाफ जाकर काम कर रही है, तो वहां राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। और अगर देश के अंदर में आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाए, ठीक है, हमारे भारत के पास में देश चलाने के लिए पैसा ही ना हो, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, वित्तीय आपातकाल। वैसे वित्तीय आपातकाल आज तक हमारे भारत में कभी नहीं लगा है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी कितने बार लगी हमारे भारत के अंदर में, कोई बता सकता है मुझे? 3 बार। ओके, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। एक लगा था 61 में, इंडिया चाइना वॉर के समय में। उसके बाद में जो है 61-62 के अंदर में, ठीक है, उसके बाद में 1971 के अंदर में लगा था, इंडिया पाकिस्तान वॉर के समय में। और एक बार जो है 1975 में लगा था, जब इंदिरा गांधी ने इंटरनल रिबेलियन के आधार पर लगा दिया था। ठीक है, चलिए 1917 की रूसी क्रांति में इस्क्रा समाचार पत्र पर किसका नियंत्रण था? इस्क्रा, इस्क्रा नाम का एक समाचार पत्र था, आपको बताना है कि उस पर किसका नियंत्रण था। देखिए दो धड़े थे, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया के अंदर में। ठीक है, जो रशिया की कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके अंदर में दो प्रकार के लोग हुआ, दो प्रकार के दो स्प्लिट हो चुके थे, एक था मेंशेविक और एक था बोल्शेविक। ठीक है, तो जब यहां पर में आपका 1903 में पार्टी में, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर में बंटवारा हो गया, तो उसके बाद में क्या होता है कि जो मेंशेविक धड़ा है, ठीक है, मेंशेविक जो लोग थे, उन लोगों ने एक न्यूज़पेपर स्थापित किया था जिसका नाम था इस्क्रा। ठीक है, तो इस्क्रा न्यूज़पेपर जो था, ये था, मेंशेविक चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो शामिल हो किसके अंदर में, इस रिवॉल्यूशन के अंदर में, इस क्रांति के अंदर में शामिल हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ये इस्क्रा नाम का जो न्यूज़पेपर था, पॉलिटिकल न्यूज़पेपर, ठीक है, उसके मदद से ज्यादा लोगों को अपने साथ में जोड़ने की कोशिश की। तो मेंशेविक जो लोग थे, मेंशेविक, और दूसरे प्रकार के लोग कौन थे? बोल्शेविक, बोल्शेविक। जब 1857 की यहां पर में 1917 की क्रांति हुई रशिया के अंदर में, तो पहले जो सत्ता मिली थी वो मेंशेविक को मिली थी। फिर बाद में अक्टूबर में फिर से क्रांति हुई और बोल्शेविक लोगों ने सत्ता हथिया ली थी। तो जब राजा को, जार को हटाया गया था, तो सबसे पहले सत्ता मेंशेविक लोगों को मिली थी। फिर बाद में बोल्शेविक लोग जो थे उन लोगों ने सत्ता अपने हाथ में रख ली थी। रशियन रिवॉल्यूशन अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है भी आप लोगों को एप्लीकेशन पर। ठीक है, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं पूरा का पूरा फिर से पढ़ा भी दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो रशिया की क्रांति, ठीक है, एक फरवरी क्रांति हुई थी। ठीक है, रशिया के अंदर में फरवरी 1917 में, और एक अक्टूबर में हुई थी। तो फरवरी में जब हुई थी तो मेंशेविक लोगों के हाथ में सत्ता आ गई थी। ठीक है, और जब अक्टूबर में हुई तो उस समय में बोल्शेविक लोगों के हाथ में आ गई थी। लेकिन जो इस्क्रा नाम का न्यूज़पेपर था वो मेंशेविक लोगों का था। बताइए निम्नलिखित, अच्छा यहाँ पर मैं आप लोगों को आंसर ही दिख जा रहा था, निम्नलिखित में से किस राइफल के कारतूसों में गाय और जो है यहाँ पर में सुअर की चर्बी लगी होने की अफवाहों ने सैनिकों में हंगामा मचा दिया था? कौन सी थी? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के अंदर में एक न्यू जो है राइफल लाई गई थी दिसंबर 1856 के अंदर में। ठीक है, दिसंबर 1856 के अंदर में ये लाई गई थी, एनफील्ड राइफल, न्यू वाली एनफील्ड राइफल। ठीक है, धीरे धीरे अफवाह फैलने लगी। ठीक है, जब इसकी टेस्टिंग हो रही थी, इसकी प्रैक्टिस करवाई जा रही थी, तो अफवाह फैलने लगी कि इसके ऊपर में जो है वो काव और पिग जो है उसकी चर्बी लगी हुई है, ऐसी अफवाह फैल गई थी, जिसके कारण सैनिकों में हंगामा मच गया। तो नई वाली एनफील्ड राइफल की वजह से, ये तात्कालिक कारण था, एनफील्ड राइफल, ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछ सकते हैं आप लोगों से। ओके,
तो न्यू एनफील्ड राइफल 1857 की जो क्रांति हुई, उसमें ये एनफील्ड राइफल के जो कारतूस थी, जो कार्ट्रेज था, कार्ट्रेज का मतलब होता है एक्चुअली इसके ऊपर में ग्रीस नहीं लगा था, इसके अंदर में जो गोली डालनी होती थी ना अंदर में, उसके ऊपर में लगा हुआ था। उस गोली को जो इसमें आपको रिफिल डालनी है, ठीक है, जिसको कार्ट्रेज भी बोला जाता है, उसको ऐसा फाड़ना होता था मुंह से, ठीक है, फिर उसके अंदर में डालना होता था, फिर डंडे से ऐसा ठूसना होता था, फिर गोली चलानी होती थी। तो वो जो कार्ट्रेज था इसमें, ठीक है, जिसको ऐसा फाड़ना होता था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा अफवाह लगी फैली थी कि उसके ऊपर में काव और पिग का ग्रीस लगा हुआ है, चर्बी का, ठीक है। तो एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस कब किया गया था? इंट्रोड्यूस, ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो आपका आंसर क्या होगा? क्या 1857 में इंट्रोड्यूस किया गया था उसको? नहीं, इसको दिसंबर 1856 में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, भारत के अंदर में ला लिया गया था। क्या ये याद रहेगा आपको? जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, 800 प्लस लाइक्स के लिए आप लोगों के। जितने भी बच्चे हैं सेशन को लाइक कर दिया है तो एक बार हाथ ऊपर जरूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप लोगों ने। तो एनफील्ड राइफल जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था दिसंबर 1856 के अंदर में। क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों से, ठीक है। ये इस तरीके से ये कार्ट्रेज होता था, इसको ऐसा मूड से फाड़ना होता था और ऐसे डालना होता था उसके अंदर में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इनमें से किस सदस्य ने हिंदू महासभा के सदस्य के रूप में भाग लिया था? देखिए गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करें, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए लंदन में, ठीक है। लंदन में तीन तीन हुए थे। पहला हुआ था आपका 1930 के अंदर में, दूसरा हुआ 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। ऐसे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए जिसमें कांग्रेस ने केवल दूसरे वाले में पार्टिसिपेट किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। गांधी जी गए थे उसके प्रतिनिधि के रूप में। तो पहला वाला जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें तो कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था, कांग्रेस गई नहीं, ओके, लेकिन बाकी लोग तो गए थे। तो हिंदू महासभा की तरफ से कौन गया था इसके अंदर में? ठीक है, तो एम आर जयकर और बी एस मुंजे, ठीक है, एम आर जयकर और बी एस मुंजे ये हिंदू महासभा की तरफ से गए थे, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन डी ट्रिपल एस बी टीजीटी सोशल साइंस के इसमें आ चुका है 15 अक्टूबर 2018 के शिफ्ट के अंदर में। इसको पूरा का पूरा आप लोगों को मैं यहाँ पर मैं बता देता हूँ। हिंदू महासभा की तरफ से कौन गया था? ठीक है, एम आर जयकर और बी एस मुंजे, ठीक है। दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किसने किया था? भारत के जो डिप्रेस क्लासेस थे, बी आर अम्बेडकर और आर श्रीनिवासन, जिसको रट्टमलाई श्रीनिवासन कहा जाता है, ठीक है। सिख लोगों का प्रतिनिधित्व किया था सरदार उज्जवल सिंह ने, ठीक है। और मुस्लिम लीग की तरफ से गए थे मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद शफी और आगा खान, ये 3 लोग गए थे मुस्लिम लीग की तरफ से, ठीक है। इसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया था, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, ठीक है। तो हिंदू महासभा की तरफ से एम आर जयकर और बी एस मुंजे गए थे, ये आप लोगों ने याद रख लेना है, ओके। और दलित वर्ग की तरफ से बी आर अम्बेडकर और रट्टमलाई श्रीनिवासन। नाउ अब यहां पर मैं आप लोग देखिए, रूसी क्रांति आंदोलन ने निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को समाप्त करने का प्रयास किया था? आप लोगों को देखिए यहां पर मैं एक चीज समझनी है। भारत के अंदर में जब हमने आंदोलन किया तो हम लोगों ने किसको समाप्त करने की कोशिश की थी? हम लोगों ने समाप्त करने की कोशिश की कि भारत में जो एक उपनिवेशिक संस्था थी, ठीक है, उसको हमें समाप्त करना था, अंग्रेजों को हटाना था। लेकिन रशिया में जो क्रांति हुई थी, रशिया के अंदर में बेसिकली उन लोगों ने कोशिश की कि किस तरीके से वहां की जो मोनार्की है, मतलब राजा वाली जो शासन व्यवस्था है, साम्राज्य जो है, जार का शासन हुआ करता था, ठीक है, जार, उसको समाप्त करना था मेन मकसद उनका। राजा की व्यवस्था को, अभिजात वर्ग नहीं था, एरिस्टोटल एरिस्टोक्रेट तो अभी भी है वहां पर में। बेसिकली मोनार्की को, साम्राज्य को, जार जो था उसकी सत्ता को समाप्त करना था, ओके, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो जार जो थे, ठीक है, जार का जो रेजिम था उसको खत्म कर दिया गया, मोनार्की को खत्म कर दिया गया और वहां पर में सोशलिस्ट प्रकार की सरकार बनाई गई, समाजवादी प्रकार की सरकार, ओके। तो मोनार्की को खत्म कर दिया गया था, मोनार्की को, राजा का शासन वहां खत्म कर दिया गया। नाउ भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? सॉरी, गुलाम, स्लेव डायनेस्टी के। तो दिल्ली सल्तनत की अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत जो है इसके अंदर में 5 राजवंश हुए हैं, ओके। पहला हुआ है गुलाम वंश, जिसको आप स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हो, ठीक है। फिर हुआ है खिलजी वंश, फिर हुआ है तुगलक, ठीक है। फिर हुआ है सैयद, सैयद वंश, और लास्ट में हुआ है लोधी वंश, ठीक है। तो
गुलाम वंश जो था सबसे पहला वाला स्लेव डायनेस्टी, इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 के अंदर में। ठीक है, ये भी याद रख लेना है आप लोगों ने। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी और इस तरह से वो पूरे गुलाम वंश का और पूरे दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बना था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, पूरे गुलाम वंश का भी और पूरे दिल्ली सल्तनत का भी पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 के अंदर में। ठीक है, तो स्लेव डायनेस्टी थी 1206 से 1290 तक। फिर खिलजी डायनेस्टी आई, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इसमें से सबसे लंबे समय तक अगर किसी ने शासन किया इन पांचों में, तो तुगलक वंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, सबसे लंबे समय तक शासन किया है तुगलक वंश ने। ओके, और खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया है। तो ये याद रखिए, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सबसे कम समय शासन किसने किया, ठीक है, केवल 30 साल तक खिलजी वंश ने, और 92 से लेकर 94 ईयर्स तक, क्योंकि लास्ट के जो शासक थे वो तुगलक, कुछ लोग उनको तुगलक कैटेगरी में ही रखते हैं, कुछ लोग उनको बोलते हैं कि नहीं वो तुगलक से थोड़ा सा हट गए थे। ठीक है, तो तुगलक वंश ने 92 से 94 ईयर्स तक शासन किया यहाँ पर में। ठीक है, तो ये एक चीज याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसने शासन की स्थापना की थी। भारत में सिपाही विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? DSSB TGT 2021 का क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया। तो भारत में सिपाही विद्रोह जो है फ्रेंड्स, ये स्टार्ट हुआ था मेरठ से, ये याद रख लेना है आप लोगों ने। ठीक है, आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कहां से स्टार्ट, कौन से तारीख को स्टार्ट हुआ था ये भी आप लोग बता दीजिए मुझे जल्दी से। 10 मई 1857 को मेरठ से। कौन कहां से लड़ रहा था? दिल्ली से लड़ रहा था बहादुर शाह जफर, जिनको बहादुर शाह दो भी बोला जाता है। और किसने उस विद्रोह को दबाया था? जॉन निकलसन ने। ठीक है, लखनऊ में बेगम हजरत महल, ठीक है, जो उनका बेटा था, ठीक है, उनको गद्दी पे बिठा दिया था उन्होंने और वो लड़ रही थी। कानपुर से नाना साहेब, झांसी और ग्वालियर से लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, ठीक है, बरेली से खान बहादुर खान और बिहार से कुंवर सिंह। ठीक है, तो ये लड़ रहे थे, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है, 10 मई को मेरठ में विद्रोह करके वो लोग निकले थे और उसके बाद में 400 के करीब जो व्यक्ति थे वो 11 मई को सुबह सुबह दिल्ली पहुंचे बहादुर शाह जफर के दरबार में। ठीक है, और उन्होंने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित करते हुए अपना नेता घोषित कर दिया था। चलिए, सिक्किम कौन से साल में भारत का राज्य बन गया था, ये आपको बताना है। कौन सा साल था जिसमें भारत का राज्य बन गया? अच्छा, पूरा देखिए, राज्य बन गया मतलब वो बात हो रही होंगी पूरा कि भाई भारत का राज्य बन गया, एसोसिएट राज्य नहीं, पूरा राज्य बन गया भारत का। चलिए, 900 प्लस लाइक्स हो चुके हैं। जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी के बच्चे जितने भी जिन्होंने नहीं किया, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे आप लोग। तो सिक्किम जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है कि 1975 के अंदर में 34th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, ठीक है, भारत का जो है राज्य बना था। ठीक है, 74 के अंदर में बना था, 72 में या 70 के अंदर में। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोगों ने याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो भारत का जो है एसोसिएट स्टेट ये कब बना? ठीक है, एसोसिएट स्टेट, तो ये क्वेश्चन अगर आप लोगों से आ जाए तो प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने कि 34वें संविधान संशोधन के जरिए, ठीक है, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, ठीक है, ये एसोसिएट स्टेट बना था, एसोसिएट स्टेट। ठीक है, और 36वें संविधान संशोधन के जरिए, ठीक है, ये बात है 1974 की, एसोसिएट स्टेट बना था। लेकिन 36वें संविधान संशोधन के जरिए 1975 के अंदर में ये पूरा राज्य बन गया भारत का, भारत का पूरा स्टेट बन गया था। तो यहाँ पर मैं बात यही हो रही है आप लोगों की कि भारत का राज्य कब बना, एसोसिएट स्टेट की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, मैं बात हो रही है स्टेट की। ठीक है, इसी वजह से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है फ्रेंड्स आप लोगों का 1975 होना चाहिए, 36वें संविधान संशोधन के जरिए। 35वें के जरिए वो क्या बना था? एसोसिएट स्टेट बना था। ठीक है, एसोसिएट स्टेट का मतलब होता है कि भाई पूरा राज्य नहीं है वो, केवल भारत के साथ में उसके संबंध अच्छे हैं,
ठीक है, भारत उसको प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन 36वें संविधान संशोधन के जरिए एसोसिएट स्टेट का दर्जा हटा के उसको पूरा भारत में ही विलीन कर लिया गया 36वें संविधान संशोधन के जरिए। तो भारत का पूरा राज्य वो बना था 1975 के अंदर में। ठीक है, 1974 में वो क्या बना था हमारा भारत का एसोसिएट स्टेट बना था, एसोसिएट, ठीक है, सहयोगी राज्य। लेकिन हमें सहयोगी राज्य थोड़ी बनाना है, उसको तो भारत का पूरा राज्य बनाना था। तो राज्य बना था ये 36वें संविधान संशोधन के जरिए 1975 में। ये याद रहेगा आप सभी लोगों को। अगर एसोसिएट स्टेट पूछे तो आप क्या आंसर लगाओगे? 1974। अगर राज्य कब बना ये बोला जाए तो 1975। दोनों पॉइंट लिख दीजिए कमेंट में ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता था? देखिए, द्रविड़ शैली जो है ये भारत के दक्षिणी हिस्से के अंदर में मंदिर बनाने की जो परंपरा है, ठीक है, या भवन बनाने की जो परंपरा है उसको द्रविड़ शैली बोला जाता है, द्रविड़ शैली। और उत्तर भारत के अंदर में जो मंदिर बनाने की परंपरा है उसको नागर शैली बोला जाता है, उत्तर भारत के अंदर में। तो द्रविड़ शैली के अंदर में जो मंदिर बनाने की परंपरा है उसके अंदर में जो प्रवेश द्वार होता है, ठीक है, मैं आपको बता दूं उसको बोला जाता है गोपुरम। जो इसका प्रवेश द्वार होता है, बड़ा वाला प्रवेश द्वार, उसको गोपुरम के नाम से जाना जाता है। याद रहेगा आप सभी लोगों को, बड़ा जो प्रवेश द्वार होता है दक्षिण भारत के अंदर में उसको गोपुरम बोलते हैं। जहां पर में मंदिर में जहां पर में भगवान की मूर्ति रखी जाती है उस ग्रह को गर्भगृह बोला जाता है। और गर्भगृह के जो ऊपर में होता है, ठीक है, एक पवित्र स्थान को दर्शाने के लिए, ताकि दूर से भी कोई देखे तो उसको दिख जाए कि यहाँ पर में क्या है, यहाँ पर में कोई पवित्र स्थान है इसके नीचे में, उसको बोला जाता है शिखर। ठीक है, तो गर्भगृह के जस्ट ऊपर में जो बनाया जाता है उसको शिखर बोला जाता है। जहां पर में लोग बैठते हैं, ठीक है, इकट्ठा होते हैं, उसको बोला जाता है मंडप। अब आप थोड़ी ना गर्भगृह में जाके थोड़ी बैठ जाते हो भगवान के एकदम बाजू में या साइड में, ठीक है, यहाँ बैठते हो ना, एक मंडप टाइप का मंडप, एक भवन होता है, ठीक है, यहाँ पर में जहां पर में आप बैठते हो, ठीक है, उसको मंडप बोला जाता है। फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में वित्त नियंत्रकों का उत्तराधिकार के सही क्रम में क्या था ये बताना है आप लोगों ने। देखिए, भारत के अंदर में आप लोगों ने देखा होगा कि जो क्रांति हुई उसके अंदर में एक अलग प्रक्रिया रही। भारत के जो लोग थे, भारत के जो सिपाही थे, उन लोगों ने विद्रोह किया। लेकिन यहाँ पर में लोगों ने विद्रोह किया था फ्रांसीसी क्रांति के अंदर में। ठीक है, उस समय काल में क्या हो रहा था कि राजा जो था वहां का लुई 16 वो कोशिश कर रहा था कि बार बार अपने जो लोग है, जो वित्त मंत्री है, ठीक है, उनको बदले ताकि वो लोग संभाल सके स्थिति को। लेकिन वो संभाल नहीं पा रहे थे। सबसे पहले उन्होंने जो है एन रॉबर्ट जैक्स टूरगोट को अपना ये बनाया, ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ फाइनेंस, लुई 16 ने। लेकिन इनकी नीति जो थी उससे राजा सहमत नहीं था, तो राजा ने क्या किया, इसको हटा दिया। ठीक है, टूरगोट को हटा दिया, पद से हटा दिया। फिर उसके बाद में जैक्स नेकर जो है उसको बनाया उसने। ठीक है, जैक्स नेकर को बनाया। जैक नेकर ने कुछ स्थिति लाने की कोशिश की, कुछ चेंज करने की कोशिश की, लेकिन जैक नेकर भी काम नहीं कर पा रहे थे ठीक से। ठीक है, जनता खुश नहीं हो रही थी, तो जैक नेकर को भी हटा दिया उसने। ठीक है, जैक नेकर को हटाने के बाद में उसने चार्ल्स कैलोन को बनाया, अपना फाइनेंस जो है डिपार्टमेंट दिया। ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ फाइनेंस बनाया उसको, चार्ल्स कैलोन को। लेकिन चार्ल्स कैलोन ने जब नीतियां चेंज करने की कोशिश की, ठीक है, चार्ल्स डी कैलोन ने, तो लुई 16 ने इसको भी हटा दिया, इसको हटा दिया डायरेक्टली। और फिर बनाया चार्ल्स ब्रायन को उसने। ठीक है, लास्ट में ब्रायन को, चार्ल्स ब्रायन को। चार्ल्स ब्रायन की नीतियां भी जनता के विद्रोह को संभाल नहीं पाई। तो इस तरीके से आप देखिए कि जब से वो शासक बना 74 में, 1774 में और 1788 तक, इसने 4 बार मंत्री बदले अपने, इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले उसने बनाया था टूरगोट को, ठीक है, 1774 के अंदर में राजा बनने के बाद में। लेकिन इससे इसकी बन नहीं रही थी राजा के साथ में, तो टूरगोट को उसने हटा दिया। अगर टूरगोट को रखता वो तो शायद फ्रांसीसी क्रांति नहीं होती और जनता खुश हो जाती, क्योंकि टूरगोट की जो नीतियां थी वो जनता के पक्ष में थी। लेकिन राज खजाने को नुकसान हो रहा था। जैक्स नेकर को बनाया, चार्ल्स कैलोन को बनाया और बेरियन को लास्ट में बनाया था उसने 88 के अंदर में। फिर उसके अगले ही साल क्रांति हो गई। तो इस तरीके से 1 2 3 4, ठीक है, ये क्रम सही है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो राजा था लुई 16, ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने कि कौन था राजा, लुई 16। ठीक है, ये राजा था, आखिरी राजा। ओके, लुई 16, इसके समय में
क्रांति हुई थी। ठीक है, चलिए, तो ए इज द करेक्ट आंसर, मतलब ये सही क्रम है जो मंत्री बदले थे उसने उसका। ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे ये बताना है आप लोगों ने। जी, बारबोन डायनेस्टी का राजा था वो, बारबोन। लुई 16, बारबोन वंश का। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ठीक है, ए ओ ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर में हुई थी। ठीक है, बॉम्बे के अंदर में इसकी स्थापना हुई और पहला सेशन बॉम्बे में ही स्थापित किया, पहला सेशन बॉम्बे में हुआ था, 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो ए इसका आंसर होगा, ओनली 2। ठीक है, तो प्लीज एक चीज को याद रखिएगा कि फाउंडर कौन थे इसके, ए ओ ह्यूम थे। ठीक है, बट एक और चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इसका पहली बैठक जो हुई थी बॉम्बे में हुई थी, आपको बताना उसके अध्यक्ष कौन थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए, यहां पर मैं लिखा हुआ भी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्षता किसने की थी, सबसे पहले सेशन की, वो की थी वोमेश चंद्र बैनर्जी ने, WC बैनर्जी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। केवल अभी हम लोग यहाँ पर में 21 लाइक दूर है फ्रेंड्स हमारे 1000 के टारगेट से, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप लोग। ओके, तो WC बैनर्जी ये आप लोगों ने याद रखना है, पहले अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर 3 भागों में विभाजित था। जनरली क्या होता था ना, हड़प्पा 2 भागों में विभाजित होते थे, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के शहर। एक होता था आपका अपर, ठीक है, अपर टाउन, ठीक है, अपर टाउन जिसको सीटाडेल बोला जाता था, सीटाडेल बोलते थे उसको। और एक होता था लोअर टाउन, निचला नगर, लोअर टाउन ही बोलते थे उसको, नीचे इलाके में होता था ये। लेकिन एक ऐसा शहर था जो 2 नहीं बल्कि 3 भागों में विभाजित था। एक यहाँ पर में एक ऐसा खुला मैदान भी था, ठीक है, खुला पूरा मैदानी इलाका भी था। तो 3 भागों में विभाजित था, वो था आप लोगों का, ठीक है, धोलावीरा। ठीक है, 2 नहीं बल्कि 3 भागों में विभाजित था। जनरली 2 भागों में विभाजित हुआ करते थे हड़प्पा सभ्यता के शहर या सिंधु घाटी सभ्यता के शहर, धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन नहीं है। धोलावीरा कहां पर मिलेगा आप लोगों को, धोलावीरा गुजरात के अंदर में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। ओके, धोलावीरा गुजरात के अंदर में है और 3 भागों में विभाजित था ये। ठीक है, ये अपने वाटर मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। वाटर मैनेजमेंट है, वाटर मैनेजमेंट बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर में आ चुका है ये। अपनी जल नियंत्रण प्रणाली के लिए कौन सा शहर फेमस था हड़प्पा का, वाटर मैनेजमेंट के लिए, धोलावीरा। अच्छा, सबसे पहला शहर हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का जिसको खोजा गया था, वो था हड़प्पा। ठीक है, सबसे पहला, इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। हड़प्पा नाम का जो शहर है, ये याद रखना है आप लोगों ने, रावी नदी के किनारे पर स्थित है, आज पाकिस्तान में मिलेगा आपको। ठीक है, सुरकोटदा, ठीक है, ये भी ये गुजरात के अंदर में, यहाँ पर में घोड़े की हड्डियों के सबूत आपको मिलते हैं। ठीक है, घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा के अंदर में, गुजरात में। ठीक है, तो धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था, ये आप लोगों ने याद रखना है। रूसी क्रांति को ब्लैंक नाम से भी जाना जाता है, रूसी क्रांति को। देखिए एक्चुअली में क्या हुआ ना कि रूस में 2 बार क्रांति हुई 1917 में। एक बार तो हुई थी फरवरी में क्रांति, फरवरी में, और इस क्रांति के बाद में मेंशेविक लोग जो थे उनके हाथ में सत्ता आ गई थी। लेकिन रूसी क्रांति फिर से चलती ही रही और अक्टूबर 1917 में फिर से क्रांति हो गई, और इसको कहा जाता है बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक, बोल्शेविक। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया के जो बोल्शेविक धड़ा था या बोल्शेविक लोग जो थे, उन लोगों ने इस रिवॉल्यूशन को अंजाम दिया था। इसी वजह से रूसी क्रांति को हम बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, अक्टूबर रिवॉल्यूशन या बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं इसको। ओके, तो अक्टूबर 1917 में लेनिन के नेतृत्व में, ठीक है, व्लादिमीर लेनिन जो थे उनके नेतृत्व के अंदर में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था। 1905 में रूसी संसद को किस नाम से जाना जाता था, रूस की जो संसद थी 1905 में, उसको किस नाम से जाना जाता था।
ठीक है। तो 1905 में जो है फ्रेंड्स रूसी संसद को ड्यूमा के नाम से जाना जाता था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ड्यूमा। ए इज द करेक्ट आंसर। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों का 2021 में 6 सितंबर 2021 को आया हुआ है, और आप यहाँ पर मैं देख भी सकते हो कि विश्व के प्रमुख देशों की संसद को ये है, ऊपर में दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में भी डाला हुआ है। ठीक है, बहुत पहले डाला था इसको। ठीक है, और अभी भी मैं डाल दूंगा। टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है, टीचिंग, ठीक है, जो परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप है उसको। और साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेंगे जितने भी लोग हैं, ताकि आप लोगों को सारी की सारी चीजें मिल सके। ठीक है, चलिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर 1000 प्लस लाइक्स। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, हाथ ऊपर कर देंगे, उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो ड्यूमा बोला जाता था, ये याद रखना है आप लोगों ने, रूस की संसद को। नाउ एक बार फिर से आपको बता दूं, अफगानिस्तान की जो संसद है उसको शोरा बोला जाता है। जातीय संसद बोला जाता है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप लोग, बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद। ठीक है, मालदीव और ईरान में संसद को मजलिस बोला जाता है। नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं इसको। ठीक है, और रूस में ड्यूमा। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो इसके ऊपर में भी एक हम लोग जो है सेशन ले सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या यूएसए के अंदर में इसको बोला जाता है कांग्रेस। ठीक है, और कांग्रेस में भी जो है, कांग्रेस जो इसकी अमेरिका की संसद को कांग्रेस बोला जाता है। ठीक है, कांग्रेस का मतलब ही होता है जमावड़ा, या फिर बेसिकली बोल सकते हो गैदरिंग। ठीक है, लोगों का मिलन, जहां मिलते हैं लोग, तो कांग्रेस। इसको दो पार्ट में बांटा गया, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है ये लोअर हाउस है, सीनेट जो है इसका अपर हाउस है। ठीक है, भारत में मैंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, मैंगनीज का? चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए यहाँ पर में आंसर्स आ गए हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि मैंगनीज जो है सबसे ज्यादा कहां पर में प्रोड्यूस होता है, तो उड़ीसा में होता है। उड़ीसा के अंदर में ही बॉक्साइट जो है उसका भी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, बॉक्साइट का, जिससे एल्यूमिनियम निकलता है। ठीक है, एल्यूमिनियम। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भारत में जिंक सबसे ज्यादा कहां पर में प्रोड्यूस होता है, जिंक, तो ये याद रख लीजिएगा आप लोग, राजस्थान जो है वो जिंक का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, राजस्थान। ठीक है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी आप लोग याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो जिंक का सबसे बड़ा राजस्थान, और मैंगनीज और बॉक्साइट का सबसे बड़ा उड़ीसा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, कितने लोग थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, ये भी बता देंगे मुझे। चलिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सेशन जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, एक चीज यहां पर में समझिए आप लोग कि वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बी हेल्ड। ठीक है, कहा आयोजित किया जाना था, ये क्वेश्चन होना चाहिए यहां पर में, किया जाना था। ठीक है, क्या कहा आयोजित किया जाना था। एक्चुअल में 1885 के अंदर में पहली बार ये डिसाइड हुआ था कि ये टू बी हेल्ड है ना, तो इसका करेक्ट ट्रांसलेशन होगा कि कहा किया जाना था। तो ये किया जाना था पूना के अंदर में, लेकिन पूना के अंदर में जो है एक्चुअल में प्लेग फैला हुआ था। ठीक है, प्लेग फैला होने की वजह से, ठीक है, इसको बॉम्बे से पूना से बॉम्बे सिटी के अंदर में शिफ्ट कर दिया गया, बॉम्बे के अंदर में शिफ्ट कर दिया गया था। तो कहां पर में आयोजित किया जाना था, पूना के अंदर में, लेकिन पूना में प्लेग फैला होने की वजह से इसको शिफ्ट कर दिया गया बॉम्बे सिटी के अंदर में। ओके, और इस तरह से पहला जो सेशन है वो बॉम्बे में हुआ था, बट क्वेश्चन में पूछा है टू बी हेल्ड। ठीक है, कहा किया जाना था, आयोजित किया जाने की कोशिश थी।
इसी वजह से आप देखिए एग्जामिनर ने यहाँ बॉम्बे डाला नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में जानबूझ के, ताकि कोई ऐसा कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आप लोगों में। ओके, तो पूना में किया जाना था, बट पूना में बिबोनिक प्लेग फैला हुआ था, जिस वजह से इसको शिफ्ट कर दिया गया बॉम्बे के अंदर में। ठीक है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो ये कहां पर में हुआ था, ये याद रखेंगे आप लोग, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला, ठीक है, बॉम्बे में आयोजित हुआ। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। डब्ल्यू सी बैनर्जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, खिलजी वंश के तुरंत बाद कौन सा वंश आया था? चैट रेट बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग यहाँ पर मैं आंसर कर रहे हो फ्रेंड्स, ठीक है, ऐसे ही आंसर करते रहिए आप सभी के सभी लोग। ठीक है, तो खिलजी वंश के तुरंत बाद जो है कौन सा वंश आया था? तो पहले आया गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी, जिसको आप लोग बोलते हो स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। उसके बाद में आया खिलजी वंश, फिर आया तुगलक वंश, फिर आया सैयद, और फिर आया लोधी वंश। तो खिलजी वंश के तुरंत बाद तुगलक वंश आया था, ये याद रखना आप लोगों ने। खिलजी वंश सबसे कम समय तक के रहा, तुगलक वंश सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहा। ठीक है, तो खिलजी के बाद में तुगलक वंश आया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ अब ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, इसके अंदर में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तो आप लोग कमेंट के अंदर में आंसर्स करते रहेंगे, सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से, कथक इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ कर्नाटका। ठीक है, तो कथक जो है ना, ये कर्नाटक का नहीं है, ये यूपी का है कथक। और कथक कली जो है ये केरल का है। तो कथक कर्नाटक का नहीं, यूपी का है, ये आप लोगों ने याद रखना था। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो यहाँ बी आपका सही हो जाएगा, ओनली 2। तो देखो जब भी आप ऑप्शन लगाओ ना, तो ध्यान से लगाना कि ऑप्शन में कहां पर में दिया हुआ है। कई बार ये ओनली 2 पहले दे दिया जाता है, ठीक है, और बच्चे जल्दबाजी में बी लगा देते हैं या ए लगा देते हैं, इस तरीके से भी होता है। तो प्लीज ये देखा करिए कि पूछा क्या है और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इस पर ध्यान देना है, थोड़ा सा आपको देना है, अटेंशन देना है। कई बार क्या होता है कि कई बच्चे 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे अटेंशन की कमी की वजह से गलत लगा के आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब मेरे साथ साथ में आप लोग जो है रिवीजन कर लीजिए थोड़ा सा। भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है, जल्दी से बताएंगे मुझे। आप सभी लोग जल्दी जल्दी बताइए, भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस फॉर्म है? हर एक बच्चा जल्दी से लिख देगा। ठीक है, साथ में लिखते जाइए, आप लोगों की प्रैक्टिस होती जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में बताइए मुझे कुचिपुड़ी कहाँ का क्लासिकल डांस है? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आप लोग लिखेंगे ताकि आपका आपका माइंड में जो है वो इन्फॉर्मेशन फीड हो जाए। और हर बच्चा कमेंट में लिखते रहेगा, लाइव देख रहे हो चाहे बाद में देख रहे हो, कमेंट में लिखते रहना है आप लोगों ने। ठीक है, मुझे बताइए आप कथकली कहाँ का है और मोहिनी अट्टम कहाँ का है? ठीक है, कथकली कहाँ का है और मोहिनी अट्टम कहाँ का है, ये 2 पॉइंट मुझे आप लोगों से जानना है। कथकली कहाँ का, मोहिनी अट्टम कहाँ का, जल्दी जल्दी से लिखो कमेंट के अंदर में, हर एक बच्चा लिख देगा जल्दी से। कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ कहाँ के डांस फॉर्म है? और जो भी बच्चा टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहता है, ठीक है, आप लोगों की जो न्यू वैकेंसी आई है डी ट्रिपल एस बी पीआरटी की, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी की, आप लोगों को जो है फिर नीचे में जो नंबर चल रहा है उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हो, ताकि आप लोग टीचिंग परीक्षा के कंटेंट के साथ में जुड़कर, ठीक है, प्रीमियम कंटेंट से अपनी सफलता सुनिश्चित कर सके। आप लोग केवल 999 रुपीज के अंदर में फ्रेंड्स प्रीमियम लेवल का कंटेंट आप लोगों को पूरा मिल जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में सत्रिय डांस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बताएंगे सत्रिय डांस कहाँ का है? लिख दो जल्दी से कमेंट के अंदर में, सत्रिय डांस कहाँ का डांस फॉर्म है? थैंक यू वेरी मच फॉर 1100 प्लस लाइक्स। अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, अश्वघोष के बारे में बात हो रही है। ये अश्वघोष कौन थे? तो अश्वघोष एक पोएट थे, ठीक है, एक दरबारी कवि थे। किसके दरबार में थे दरबारी कवि, ये आपको बताना है। और उन्होंने कौन से वाले एक ग्रंथ की रचना की थी? अश्वघोष किसके दरबार में दरबारी कवि थे और किस ग्रंथ की रचना की थी उन्होंने, ये बताएंगे आप लोग। अश्वघोष, ठीक है, कनिष्क के दरबार में दरबारी कवि थे, कनिष्क के। ओके, कुषाण वंश का राजा था कनिष्क, उसके दरबार में दरबारी कवि थे। और उन्होंने संस्कृत भाषा में बुद्ध चरिता नाम से एक पुस्तक की रचना की थी, जिसको बुद्ध चरितम भी कहा जाता है।
ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूपी सुपर टेट के अंदर में क्वेश्चन आया था कि बुद्ध चरितम नाम की जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की है, तो वो क्वेश्चन का आंसर अश्वघोष था। तो आप देख रहे हो कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपको अलग अलग एग्जाम्स के अंदर में काम में आने वाला है। ओके, तो कनिष्क के समय के थे, और बुद्ध चरिता जो है ये उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा है, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ, कुछ इतिहासकारों के अनुसार फ्रांसीसी क्रांति का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? देखिए ध्यान से समझना आप लोगों ने, फ्रांसीसी क्रांति जो है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, 1889 के अंदर में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन बहुत लंबे समय तक वहां पर में अस्थिरता रही। लेकिन एक समय ऐसा आया, ठीक है, जब वहां पर में स्थिरता प्रदान की थी एक मिलिट्री जनरल ने, ठीक है, जो बाद में वहां का शासक बन बैठा। तो इसी वजह से कुछ इतिहासकार क्या करते हैं, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांसीसी क्रांति का उत्तराधिकारी मान लेते हैं, कि बोलते हैं कि भाई फ्रांसीसी क्रांति जब हुई तो उसके बाद में जो एक्चुअल में वहां का नेता बन के उभरा बाद में, ठीक है, वो था नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का पहले वो एक अधिकारी बना, ठीक है, पहले सैनिक तो था ही, ठीक है, सेनापति बना, बाद में फिर सत्ता अपने हाथ में ली, और बाद में खुद को सम्राट घोषित कर दिया 1804 के अंदर में उसने। ओके, तो इसी वजह से कुछ इतिहासकार फ्रांसीसी क्रांति के उत्तराधिकारी के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट को मानते हैं। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का था। कई सारे लोगों को लगता है नेपोलियन बोनापार्ट, वो एक गाना भी आया था ना कि नेपोलियन, कुछ लोगों को लगता है कि नेपोलियन जो है नेपाल का निवासी था करके, नेपाल का राजा था। नेपोलियन नेपाल का नहीं था, नेपोलियन फ्रांस का था। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। सॉरी, 1789 नहीं है, सॉरी। ठीक है, 1789। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां मगध से होकर बहती थी? तो यहां पर मैं आप लोग समझिए कि अगर मैं इसको इस तरीके से यहां पर मैं हम भारत मान ले, ठीक है, मगध साम्राज्य इधर साइड में हुआ करता था। ठीक है, तो यहां से गंगा नदी थी, ठीक है, गंगा नदी। ओके, यमुना इसके अंदर में बहती नहीं थी, क्योंकि यमुना नदी तो पहले ही उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के अंदर में मिल जाती थी गंगा के अंदर में। तो गंगा नदी मगध में, यमुना नदी आई नहीं पाती थी। और सतलुज नदी की बात थी, क्या करें हम लोग, सतलुज नदी तो इधर में पाकिस्तान की तरफ में चली जाती है, सिंधु नदी की तरफ में। ठीक है, तो सतलुज भी नहीं है, यमुना भी नहीं है, केवल गंगा नदी है जो मगध में से जाती थी। तो आंसर ओनली 2 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऐसा कंसेप्चुअली आप लोगों ने आंसर लगाते आना चाहिए आप लोगों को। कितने लोगों को समझ, कितने लोग थे जिन्होंने सही आंसर लगाया था गंगा? क्योंकि यमुना देखिए ना, यमुना तो जाती नहीं है, यमुना पहले ही गंगा में मिल जाती है इलाहाबाद में, मगध में जाने से पहले ही, बिहार के इलाके में जाने से पहले ही, उत्तर प्रदेश के इलाके में मिल जाती है, तो वो गई नहीं उधर साइड में। ओके, चलिए, तो गंगा और सोन जैसी जो नदियां है वो मगध के इलाके में प्रमुखता से बहती थी। चलिए, रोलेट अधिनियम के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो रोलेट अधिनियम ब्लैंक में पारित किया गया था, रोलेट अधिनियम। रोलेट अधिनियम की वजह से ही फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था, क्योंकि रोलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था, ठीक है, जिसके अनुसार भारत में अगर अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी कुछ भी बोलता है, ठीक है, तो उसको 2 साल के लिए बिना किसी मुकदमे के पुलिस अपने पास में रख सकती है। फिर मुकदमा चलेगा, फिर बाद में डिसाइड होगा कि वो व्यक्ति सही था या गलत था, सच में उस व्यक्ति ने कुछ गलत किया था या नहीं किया था। और आज हमारे भारत के अंदर में अगर कोई भी कुछ गलत करता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो 24 घंटे और 2 साल, आप सोचिए कितना लंबा फर्क है। तो रॉलेट अधिनियम ने पुलिस को यह अधिकार दे दिया था कि किसी को भी वो अरेस्ट कर सकती है और बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक अपने पास में रख सकते हैं। तो ये एक्ट 1919 में पास हुआ था, इसको काला कानून बोला जाता था, ठीक है, क्योंकि उसने भारत में बोलने की आजादी छीन ली थी लोगों से। तो 1919 में ये कानून पास हुआ था, ठीक है, इसको काला कानून, ब्लैक बिल के नाम से बोला गया। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ने इसको एक, ठीक है, शैतानी और दमनकारी कानून के रूप में इसको बोला था। ठीक है, अब आपको बता दूं फ्रेंड्स कि उस समय में भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ये याद रखना है, जब रॉलेट एक्ट पास हुआ उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ये क्वेश्चन आ सकता है 1919 में। इसी के तुरंत बाद जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था।
ओके, अब यहाँ पर मैं आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए इसमें, ठीक है, कि ठीक है, ध्यान से समझना है आप सभी लोगों ने। 6 अप्रैल को गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह बुलाया था, ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह। इसी को जो है 6 अप्रैल को ही हम रॉलेट सत्याग्रह को ही क्या कहते हैं, रॉलेट सत्याग्रह को ही हम लोग, ठीक है, अपमान और याचना का दिवस भी कहते हैं। अपमान, अपमान और याचना का दिन, ठीक है। गांधी जी ने इसको घोषित किया गया था कि हमारा अपमान हो रहा है और हम याचना कर रहे हैं कि भाई इस रॉलेट एक्ट को हटा दिया जाए, ठीक है। ये याद रखना आप लोगों ने। ये रॉलेट सत्याग्रह जो है ये पहला देशव्यापी सत्याग्रह था, मतलब कि पूरे देश भर में एक साथ मनाया गया या एक साथ इसमें किया गया। इसके बाद में ही, ठीक है, इसी आंदोलन के दौरान, रॉलेट सत्याग्रह के दौरान कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। सैफुद्दीन किसलू, ठीक है, सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। उनको छोड़ने के लिए जालियनवाला बाग में कुछ लोग इकट्ठा हुए थे अमृतसर में, और फिर 13 अप्रैल को, ठीक है, 13 अप्रैल को जनरल डायर ने जालियनवाला बाग के अंदर में गोलियां चलवा दी थी, जिसमें कई सारे लोग मारे गए थे। तो जालियनवाला बाग, जालियन वाला बाग जो हत्याकांड है वो 1919 में इसी आंदोलन के बाद में हुआ था, रॉलेट सत्याग्रह के बाद में, ठीक है। इस दिन कौन सा दिन था? बैसाखी का दिन था, बैसाखी का त्योहार था उस दिन। बैसाखी, जिसको इस तरीके से वैसाखी भी लिखते हैं कई सारी जगह पे, ठीक है, बैसाखी, वैसाखी, ठीक है। तो उस समय में जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ। जब उस समय में भारत के वायसराय कौन थे, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। रॉलेट सत्याग्रह के समय में भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट जब पास हुआ उस समय में भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ये आप लोगों ने याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, बिजौलिया आंदोलन, ठीक है, नाम से जो एक किसान आंदोलन हुआ था, भारत के कौन से राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं, बिजौलिया जो आंदोलन है ये किसान आंदोलन था, ठीक है। 1897 के अंदर में ये आंदोलन हुआ, मेवाड़ के इलाके के अंदर में, ठीक है। मेवाड़, राजस्थान का जो मेवाड़ वाला इलाका है वहां पर में ये आंदोलन हुआ था, राजस्थान में। किसानों ने आंदोलन किया था क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा टैक्स वसूल किया जा रहा था और उनकी जमीन छीन ली जा रही थी अगर वो टैक्स नहीं दे रहे थे। तो बिजौलिया आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है, 1897 के अंदर में। साधु सीताराम करके एक व्यक्ति थे जिसने नेतृत्व किया था इनका। तो नेतृत्व किसने किया था, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, तो साधु सीताराम, साधु सीताराम इस आंदोलन के नेता थे, ठीक है। तो राजस्थान के इतिहास के अंदर में ये एक घटना हुई, बिजौलिया आंदोलन 1897 के अंदर में, जिसको बाद में अंग्रेजों ने दबा भी दिया था, ठीक है। तो साधु सीताराम के नेतृत्व में हुआ था 1897 के अंदर में। भू राजस्व, कर देना लेना, इसके ऊपर में बेसिकली ये मेन इसका इशू था, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जो है हम यहाँ से हम लोग इस सेशन को जो है वो कंटिन्यू करेंगे आगे में भी। तो जितने भी बच्चे हैं सेशन को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, ताकि आगे वाला जितने भी सेशन है आप लोगों के लिए, वो आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आ सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। और साथ ही साथ जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कंटेंट के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, जहां पर में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर चीज आपको मिल रही है, तो नीचे में नंबर चल रहा है, उस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हो, ओके। इसके अलावा जो है आप लोग मुझे बताइएगा कि कौन सा टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हो। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे आप लोगों के, ठीक है, उतना जल्दी मैं आप लोगों के लिए इसका नया वाला सेशन भी लेकर आऊंगा। और जो आप लोगों के टॉपिक्स है, आप एक दूसरे के कमेंट्स को लाइक भी कर सकते हो, ताकि वो टॉपिक्स को हम जल्दी ले ले, ठीक है। तो जो जो आपने सीखा है उसको भी कमेंट में आप लोग लिख सकते हो, ओके। चलिए, आप लोग मुझे कमेंट के अंदर में बता दीजिएगा, इस वीडियो के खत्म होने के बाद में आप कमेंट कर दीजिएगा कि रूस की संसद को क्या कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद में आपको बताना है कि बोल्शेविक रिवॉल्यूशन जो हुआ था उसके नेता कौन थे, ये आप बता दीजिएगा मुझे, रशिया के अंदर में।
साथ ही साथ आप मुझे बताइए कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उस समय में फ्रांस के शासक कौन थे? ठीक है, लुई 15, 14, 16 कौन थे? ये आपको बताना है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये आप मुझे कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप मुझे ये बता दीजिएगा कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो। ओके, ये भी आप मुझे बता देना है। ठीक है, ताकि मैं समझ सकूं कि आप कौन कौन से इलाकों से बिलोंग कर रहे हो आप। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय।